बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको विषय चित्रकला में अध्याय दूसरा पढ़ाया जा रहा है। दूसरा अध्याय पढ़ाने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि चित्रकला वैसे सरल विषयों में गिनी जाती है, बाकी इसकी भाषा शैली ये काफ़ी क्लिष्ट होती है। लेकिन आपको परसेंटेज की दृष्टि से और आगे कहीं कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने की दृष्टि से इन सब में प्लस में रखती है ये। मैं आपको बता दूं कि सभी विषयों की तरह 100 नंबर होता है इसमें भी, जिसमें 70 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 30 नंबर थ्योरेटिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इसका 6 घंटे का होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपको जूनियर क्लास में स्टिल लाइफ का चित्रांकन करवाया जाता है, उसके 2 डायमेंशन और 3D दोनों ही करवाए जाते हैं। लेकिन अभी आप प्रायोगिक या प्रैक्टिकल से संबंधित बातों को अभी नहीं समझ पाएंगे। उससे पूर्व मैं आपको थ्योरेटिकल समझा देता हूँ। तो थ्योरेटिकल में मैं आपको सेकंड अध्याय पढ़ा रहा हूँ, और सेकंड अध्याय का नाम है सिंधु घाटी की कलाएं। इससे पूर्व अपने फर्स्ट अध्याय पढ़ा है, पहला अध्याय पढ़ा, और पहले अध्याय में अपन ने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसे चित्रकला की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को प्रारंभिक काल कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता को मूर्तिकला की दृष्टि से प्रारंभिक काल कहा जाता है। इसका समय वैसे विद्वानों ने इसके समय के विषय में भी अलग अलग मत रखे हैं, लेकिन 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का इसका समय रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की कला का। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता है जो सिंध नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया था। अब यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंध नदी के किनारे से जो अवशेष प्राप्त हुए, उन अवशेषों के आधार पर आगे इसका अध्ययन किया गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र रहे, एक का नाम है मोहनजोदड़ो और एक का नाम था हड़प्पा। ये दोनों केंद्र वैसे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इन दोनों की खुदाई के दौरान यहाँ कुछ कला अवशेष प्राप्त हुए, और वो अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता के विकास क्रम या इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। वैसे इसे प्रारंभिक काल कहते हैं, लेकिन इसके जो मूर्ति शिल्पों को, यहाँ के जो कलात्मक कार्य को, यहाँ के खिलौने, यहाँ के वो क्या नाम से आभूषण, यहाँ की मोहरें, यहाँ के मूर्ति शिल्प, यहाँ के एक सिर्फ लोहे को छोड़कर अन्य सभी धातुओं में निर्मित मूर्ति शिल्प मिले हैं, कला अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन अवशेषों को यदि देखा जाए तो देखने पर इसे प्रारंभिक काल न कहकर एक बहुत अच्छी सभ्य या विकसित सभ्यता के नाम से जानना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर बता दूं कि यहाँ पर तांबे धातु को, पीतल धातु को जो गलाने का तरीका है, और गलाने के बाद उसमें मूर्ति शिल्प ढालने का जो तरीका है, वो एक उच्च स्तरीय तरीका मान सकते हैं, जिसको कहते हैं लुप्त मोम पद्धति। लुप्त मोम पद्धति वाला मूर्ति शिल्प कहते हैं, लुप्त मोम पद्धति टेक्निक कहते हैं। उस लुप्त मोम पद्धति टेक्निक में यहाँ कुछ कला अवशेष ऐसे प्राप्त हुए जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे धातु को किस प्रकार ढाला होगा। उसमें देखा कि मिट्टी के कुछ बर्तन, कुछ कला अवशेष इस प्रकार के भी प्राप्त हुए, जैसे कि तांबा या पीतल या ढालने के लिए, इनको धातुओं को ढालने के लिए क्या किया गया कि पहले मोम की मूर्ति बना ली गई। पहले मोम की मूर्ति बना ली गई, और मोम की मूर्ति बनाने के बाद क्या किया कि उसके ऊपर चिकनी मिट्टी की एक हल्की परत चढ़ा दी गई। क्या चढ़ा दी गई? परत चढ़ा दी गई। और परत चढ़ाने के बाद क्या किया कि जब वो मिट्टी सूख गई तो सूखने के बाद उसे गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद उस मिट्टी को जो उसके ऊपर परत चढ़ाते थे, उसमें एक भाग पर ऊपरी सिरे वाले भाग पर, ऊपरी सिरे पर एक छेद रख दिया जाता था,
और छेद में होके क्या करते, उसे गर्म करते। जब वो मोम जो अंदर था, वो अंदर मोम पिघल जाता था, और पिघलने के बाद उस छेद में से उस मोम को बाहर निकाल लिया जाता था। और बाहर निकालने के बाद वो अंदर से वो मिट्टी का जो लेप लगाया, वो लेप खोखला हो जाता था। और खोखला होने के बाद उस तांबे को, पीतल को उसमें पिघला कर उसमें डाल दिया जाता था। और डालने के बाद जब वो ठोस रूप ले लेता था, ठोस रूप लेने के बाद उसे मिट्टी का जो बाहर का आवरण है, उस आवरण को किसी पत्थर से उसे झड़ा दिया जाता था, उसे गिरा दिया जाता, उसे तोड़ दिया जाता था। और तोड़ने के बाद उसमें से तांबे की मूर्ति प्राप्त होती थी। इस तरह की सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित अवस्था में गिन सकते हैं, ऐसी सभ्यता है ये। और इसमें वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम मृद भांडों की सभ्यता है। मृद भांडों की सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसे कि क्योंकि यहाँ पर जो कलावशेष प्राप्त हुए हैं, उन कलावशेषों में मिट्टी के बर्तन, कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तन अधिक प्राप्त हुए हैं। तो कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तन अधिक प्राप्त होने के कारण बर्तनों को अपन कहते हैं भांडे। तो बर्तन भांडे प्राप्त होने के कारण इसे मृद यानी मिट्टी, मतलब मिट्टी के भांडों की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कच्चे पक्की मिट्टी की बर्तनों को कैसे, टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा अध्याय। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ था। अर्थात मैंने आपको बताया 3000 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल रहा था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो कलावशेष प्राप्त हुए हैं, उन कलावशेषों में सिर्फ एक लोहा धातु ऐसा है जिसका काम नहीं हुआ, बाकी अन्य सभी के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें प्रतिमाओं का मतलब मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मोहरों का मतलब होते हैं जैसे रबड़ की मोहर होती है, इस तरह की। इसमें लेकिन रबड़ की नहीं होकर मिट्टी की बनाई गई मोहर हैं जो चौकोर आकार में है। और वो चौकोर आकारों में 1, 2, 3 लाइनों में, पंक्तियों में कुछ लिख भी रखा है ऊपर की तरफ, और कुछ जो वो है पशु, वो पशु आकारों को भी मोहर, ये अंगूठी की उभार के समान आकार बना रखे हैं। मिट्टी के बर्तन, आभूषण मतलब जैसे कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं, इस तरह के कुछ आभूषण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ पकी हुई भी प्राप्त हुई हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। मतलब उस समय इतनी, मतलब कम उम्र कह सकते हैं अपन उसको, या ऐसी सभ्यता में भी, ऐसे समय में भी जो कलाकार था, उस कलाकार की सूझबूझ, कलात्मक दृष्टि से सूझबूझ, मतलब कलात्मक दृष्टि से सोचना समझना, कल्पना शक्ति विद्यमान थी उसके अंदर। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्ति अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, मतलब ऐसे लगती हैं यथार्थ जैसी, ऐसी हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल रहे, मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दोनों टीलों की खुदाई राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी नाम के विद्वानों के द्वारा करवाई गई थी। तो यहाँ से जब इन दोनों टीलों की खुदाई की तो यहाँ से कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए, जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास क्रम को समझा जाता है, या उस समय की संस्कृति को समझा जाता है कि उस समय के लोग किस प्रकार रहा करते थे। ये दोनों नगर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों केंद्र किस सभ्यता के हैं? तो मोहनजोदड़ो वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, और वर्तमान में ये दोनों नगर कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। मतलब ये दोनों नगर जो प्राप्त हुए हैं, ये दोनों नगरों की बसावट, वहाँ की नगर योजना, वहाँ की नाली व्यवस्थाएं, वहाँ की सड़कें, ये इस तरह की सुंदर हैं कि वो एक अच्छे उदाहरण गिने जाते हैं वास्तुकला के। उदाहरण थे, इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए हैं। ये रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें कलात्मक वस्तुओं या कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनमें लोथल, ये पंजाब में है, लोथल, और नहीं गुजरात में है, लोथल, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब और कालीबंगा राजस्थान, यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कुछ कला अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों के रूप में, मिट्टी की मूर्तियों के रूप में, या धातुओं की ढली हुई मूर्तियों के रूप में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं, उन मूर्ति शिल्पों में वैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बता सकता हूँ, या यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे उनमें 4 मूर्ति शिल्प पढ़ेंगे। एक ध्यानावस्थित साधु का या योगी का मूर्ति शिल्प पढ़ेंगे, एक आप कांसे की नर्तकी का मूर्ति शिल्प पढ़ेंगे, और 2 नर धड़ों का मूर्ति शिल्पों को पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो केंद्रों से प्राप्त हुई। मोहरों में यदि पढ़ेंगे तो एक वृषभ की मोहर पढ़ेंगे, एक पीपल वृक्ष की मोहर पढ़ेंगे, और एक मानव 2 बाघ वाली मोहर पढ़ेंगे, और एक पशुपति की मोहर को पढ़ेंगे। इस प्रकार मोहर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। उन पत्थर की मूर्तियों में देखिए, हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब त्रिआयामी, यहाँ आप ये नहीं समझ रहे होंगे त्रिआयामी, मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ जो चित्र बनाए जाते हैं और मूर्ति शिल्प बनाए जाते हैं, वो द्विआयामी और त्रिआयामी होते हैं। द्विआयामी तो वो चित्र होते हैं जिनमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई मात्र को दर्शाया जाता है, उसे द्विआयामी कहते हैं। और त्रिआयामी वो होते हैं जिनमें गोलाई, गहराई और यथार्थता के भाव होते हैं। लंबाई चौड़ाई भी हो, गोलाई गहराई भी हो, और यथार्थता के भाव हो, उसे त्रिआयामी कहते हैं। अब त्रिआयामी का अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे कि त्रिआयामी कला का एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो मूर्ति कला ही एक ऐसी कला है जो त्रिआयामी है। अर्थात उस मूर्ति को अपन आगे पीछे साइडों में से सब जगह से देख सकते हैं। उसमें गोलाई, गहराई, छाया प्रकाश वाली सारी चीज व्यवस्था, सारे सिद्धांतों को देखा जा सकता है। लेकिन चित्रकला एक ऐसी कला है जिसके अंदर वैसे धरातल तो द्विआयामी होता है, लेकिन त्रिआयामी का आभास कराया जाता है, जो रंगों के माध्यम से कराया जाता है या तान पोत के माध्यम से कराया जाता है। उत्कृष्ट उदाहरण है, पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चुनार पत्थर का बना हुआ है। मतलब ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धड़ है जो लाल चुनार पत्थर से या चूना पत्थर से बना हुआ, दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है जो सैल खड्डी की बनी हुई है। अर्थात ये पत्थर में ही है, लेकिन पत्थर का नाम है सैल खड़ी। और ये किसका है? ये दाढ़ी वाले योगी का या पुरुष का है, जो ये आपको एग्जाम्पल तौर पर दिख रहा है। अब इसके दाढ़ी हैं, दाढ़ी वहाँ होने के कारण इसको क्या कह दिया? दाढ़ी वाले योगी या दाढ़ी वाले पुरुष के नाम से दे दिया। लेकिन अगर इसकी मुद्रा को देखा जाए तो मुद्रा के आधार पर कुछ लोग इसे ध्यानावस्थित साधु का मूर्ति शिल्प भी मानते हैं, क्योंकि इसकी आंखों की जो मुद्रा है वो अर्ध उन्मूलित है, और अर्ध उन्मीलित होने के कारण इसे ध्यानावस्थित साधु का मूर्ति शिल्प भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग, कुछ विद्वान लोग इसे ये एक दुसाला ओढ़ रखा है एक कंधे पे ऊपर, जिसके 3 पंखुड़ियों वाला पुष्प की मतलब डिजाइन बनी हुई है, तो इसे दुसाला ओढ़े योगी का मूर्ति शिल्प भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हो गए। क्या हो गया? एक तो दाढ़ी वाला योगी या दाढ़ी वाला योग पुरुष का मूर्ति शिल्प, एक ध्यानावस्थित साधु का मूर्ति शिल्प, और एक दुसाला ओढ़े योगी का मूर्ति शिल्प है ना भाई। इस आवक्ष मूर्ति को सौल ओढ़े हुए दिखाया गया है। सौल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। सौल त्रिफूलिया है, अर्थात 3 फूल बने हुए हैं, नमूनों से सजी हुई है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं। मैंने आपको बताया इन मुद्राओं के आधार पर मानो वह पुरुष ध्यानावस्थित हो। मुद्राओं के आधार पर अगर देखा जाए तो ध्यानावस्थित, और अगर ये सौल के आधार पर, दुसाला के आधार पर देखा जाए तो दुसाला ओढ़े योगी का मूर्ति शिल्प, और अगर दाढ़ी के आधार पर देखा जाए तो ये दाढ़ी वाला पुरुष का मूर्ति शिल्प है। ठीक है भाई। नाक सुंदर बनी हुई है और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा, मतलब इनको अलग अलग दिखाने के लिए बीच में क्या कर रखा है? एक रेखा खींच रखी है, गहरी है। दाढ़ी, मूंछ और मूंछें चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई है ना। कान सीप जैसे दिखाई गए देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ है दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है
और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। मतलब नीचे गर्दन में क्या पहन रखा है, कुछ छोटे छोटे छेद बना रखे हैं। उन छेदों से ऐसा आभास होता है जैसे किसी हार के द्वारा सुसज्जित किया गया हो या हार पहनाया गया हो। ठीक है भाई। तो ये अपन ने कौन सा, एक पत्थर की मूर्तियां पढ़ी हैं, और वो पत्थर की मूर्तियों में 2 मूर्ति शिल्पों को आपको बताया। एक लाल चुनार पत्थर का धड़ है मनुष्य का, और एक है दाढ़ी वाला पुरुष, या ऐसे कह सकते हैं दुसाला ओढ़े योगी का मूर्ति शिल्प, या यूं कह सकते हैं ध्यानावस्थी साधु का मूर्ति शिल्प, जो मतलब बाएं कंधे पर होकर दुसाला ओढ़े हुए हैं और त्रिफूलिया वो सॉल ओढ़ रखा है। आंखों की जो मुद्राएं अर्धमुनिलित हैं तथा होठ कुछ आगे की ओर निकले हुए हैं, नाक लंबी बनाई गई है। इस तरह की इसकी विशेषता का वर्णन अपन को करना होगा। आपसे कई बार प्रश्नों में पूछा जाएगा, परीक्षा में टेस्टों में आपसे पूछा जाएगा कि दुसाला ओढ़े योगी का मूर्ति शिल्प के विषय में आप क्या जानते हो। ठीक है भाई, इस तरह का। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख मूर्ति शिल्पों में मूर्ति शिल्प है। किसके बना हुआ है, सैलखड़ी पत्थर से बना हुआ है। सैलखड़ी का तात्पर्य है वही चुनार पत्थर या पत्थर के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद आता है कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। कांसा धातु होता है, जिस कांसे को मैं आपको बता दूं, तांबा पीतल इन सबको मिलाकर 2-3 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको कैसे कांसा कहते हैं। और ये कांसा इस तरह का होता है। वैसे पुराने समय पर अच्छे घरों के अंदर इसे पवित्र माना जाता था धातुओं में, और इसी के अंदर अपने यहाँ भोजन करने के पात्र हुआ करते थे, बर्तन हुआ करते थे, और ये काफ़ी कंपन करता है। तो ये सुंदरता की दृष्टि से कांसे का यहाँ पर बहुत अच्छा ढलाई का कार्य हुआ करता था। इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांसे मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई गई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमाएं या मूर्ति बनाई जाती थी। मैंने आपको अभी बताया था पहले बात करते समय कि एक विलुप्त या लुप्त मोम पद्धति है। लुप्त मोम पद्धति है किसकी, मोम ये कांसे को या तांबे पीतल को ढालने की टेक्निक के लिए। उसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम कोई मूर्ति बनानी होती है ना, कांसे को ढालना होता या तांबे को या पीतल को ढालना होता। उसके लिए ये क्या करते थे कि सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बना लेते थे। मोम की मूर्ति बनाने के बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा लेते थे, अर्थात लीपना कर लेते थे चारों तरफ। और लीपना करने के बाद ऊपरी सिरे पर एक छेद रखा जाता था, और छेद रहने के बाद वो जैसे मोम अच्छी तरह मतलब ठोस हो जाता था, तो ठोस होने के बाद उसे क्या करते, गरम करते थे। और गरम करने पर वो मोम अंदर उस वो मिट्टी के लेप के अंदर पिघल जाता था, और पिघलने के बाद उस छेद की तरफ से उल्टा किया और मोम को बाहर निकाल देते थे। और बाहर निकालने के बाद वो खोखला मतलब एक सांचा बन जाता था उस मूर्ति शिल्प का, और उस सांचे में क्या करते थे, कांसा तांबा या पीतल धातु को डाल दिया करते थे। और जैसे ही वो कांसा धातु मतलब ठोस हुआ, और ठोस होने के बाद किसी लकड़ी से या पत्थर के द्वारा वो जो मिट्टी का आवरण था उस आवरण को तोड़ दिया जाता था। तोड़ने के बाद अंदर से कांसे की मूर्ति प्राप्त हो जाती थी या बनती थी पूरी तरह। ये देखो, जैसे मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया करते थे। मोम की एक पहले क्या करते थे, मूर्ति बना देते थे, और मूर्ति बनाने के बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का एक लेप कर देते थे या लीपना कर देते थे, जिसके आधार पर वो क्या है, मिट्टी उसके ऊपर उसी तरह बन जाती थी जैसे वो मूर्ति है उसी तरह। उसके बाद सूखने के बाद मोम जब सूख जाता था तो उसे गर्म किया जाता था, और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ जो मोम था उसे बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु, चाहे कोई सा भी हो, पीतल हो, तांबा हो, चाहे कांसा हो, भर दिया जाता था। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था, मतलब उसे तोड़ दिया जाता था। जैसे अपने देसी चीज़ें हैं, जैसे फर्मे वगैरह होते हैं, कोठी बनाते हैं अपन जैसे सीमेंट की वगैरह का, इस तरह वो सांचे में भरा, और भरने के बाद में जैसे ही मसाला ठोस होता है, ठोस होने के बाद जो लोहे का वगैरह का जो सांचा होता है उस सांचे को खोल लिया जाता है। तो ऐसे ये क्या करते थे, मिट्टी के उस सांचे को तोड़ दिया करते थे, आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्यों जानवरों दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सर्वोत्तम कांस्य धातु की मूर्ति शिल्प में अगर मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है तो वो कांस्य की नर्तकी के नाम से एक कांस्य की लड़की का मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है।
लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है, अर्थात तो उसकी जो मुद्रा है ना उस लड़की की, वो लड़की की मुद्रा है, वो मुद्रा मूर्ति में इस तरह की है जैसे कि वो नृत्य कर रही है, क्योंकि उसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ है और एक हाथ उसका सिर पर, और एक पैर आगे की और निकला हुआ है और दूसरा पैर ऊंची उठे मुद्रा में है। इस प्रकार की मुद्रा में होने के कारण उसे क्या कहते हैं, नर्तकी का मूर्ति शिल्प कह देते हैं। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंसे बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। मतलब यहाँ कांसे धातु का ढलाई का काम प्रमुखता से होता था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, इसी प्रकार का ये ढलाई का जो प्रमुख एग्जाम्पल है या उदाहरण है, उन उदाहरणों में लोथल गुजरात में एक तांबे का कुत्ता पाया है। पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति, और कालीबंगा अपने यहाँ राजस्थान में जो क्या प्राप्त हुए, सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार की कमतर नहीं कहा जा सकता, अर्थात इनको कोई हल्का नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार के मूर्ति शिल्प यहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई। अब आती है मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियों को कहते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ, और मिट्टी की मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं, जिनको कच्ची पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, इसलिए उन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। आपसे ये एग्जाम्पल यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कंपटीशनों में भी कि टेराकोटा क्या है। कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहते हैं। और राजस्थान में टेराकोटा के लिए राजस्थान में उदयपुर के पास एक मौलेला गांव प्रसिद्ध है। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मौलेला। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। जैसे अपनी ये मिट्टी की टाइल आती है ना, इस प्रकार की टाइल के ऊपर वहाँ मूर्ति शिल्प बनाए जाते हैं, और वहाँ के प्रसिद्ध कलाकारों में वो टाइल पर ही कार्य करते हैं। ठीक है। तो मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में, कालीबंगा राजस्थान और लोथल में गुजरात में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुष की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनके बाल गुथे हुए हैं। मतलब गुथे हुए मतलब कुंडली में है, कुंडली है, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक है। ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियाँ हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी प्राप्त हुआ है। मतलब अपने यहाँ हो सकता है वो मनुष्य ना इस तरह का मुखौटा भी धारण करता हो, तो मुखौटा भी प्राप्त हुआ है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, झकड़े और क्या नाम सीटी मने सीटी बजाने की होती है, जो पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्री का मतलब होता है तकली, डिस्क भी प्राप्त हुई है। देखो ऐसे मिट्टी के बर्तन वगैरह वहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके? मिट्टी के बर्तन। ठीक है भाई। इसके इस प्रकार है। फिर उसके बाद यहाँ से प्राप्त होने वाले जो कलावशेष हैं, उन कलावशेषों में कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन मोहरों को मुद्राएं कहते हैं। ये मुद्राएं का तात्पर्य है सिक्के, लेकिन यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों में अधिकांश मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई हैं, जो चौकोर आकार में बनाई गई हैं, और उनकी करीब आधा इंच के करीब उनकी मोटाई बनाई गई है। और उनमें बीच में जो अपने सोने चांदी की अंगूठियाँ होती हैं, उन अंगूठी में जो आकृतियाँ बनी होती है, डिजाइन बनी होती है, उस डिजाइन के भांति उभारदार कुछ पशु या मनुष्य आकृतियों को उकेरा गया है, और एक दो लाइन में वहाँ पर क्या उकेरे गई हैं? लिपि को भी उकेरा गया है, कुछ मतलब शब्दों को भी उकेरा गया है। तो अपन यहाँ से आगे कल मोहरें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है भाई। तो आपने पढ़ा आज पत्थर की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के दो केंद्र पढ़े अपन हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दोनों केंद्रों से प्राप्त होने वाले जो कलावशेष हैं, उन कलावशेषों में मिट्टी के बर्तन और अन्य धातु जैसे कांसे धातु, तांबा, पीतल, एक सिर्फ लोहे को छोड़कर
सभी धातुओं के यहाँ पर मूर्ति शिल्प कला अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा दोनों केंद्रों के अलावा अपन ने लोथल, रोपड़ और कालीबंगा, आहाड़ जैसे केंद्रों का भी नाम पढ़ा। ये अन्य केंद्रों में गिने जाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख केंद्र हैं। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ और जिसका समय मैंने बताया आपको 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का रहा है। इस प्रकार के अपन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कला के विषय में पढ़ते आ रहे हैं। तो अपन यहाँ से आगे जो पढ़ेंगे वो मुद्राएं या मोहरें पढ़ेंगे। मोहरों के विषय में वैसे मैंने आपको बताया मोहर होती हैं क्या सिक्के की तरह, लेकिन इसमें मोहरें 2 तरह की प्राप्त हुई हैं जिनके विषय में आपको विस्तृत कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।